हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं राजा आप सभी का डेली करंट अफेयर सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 7 अप्रैल 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। सबके अच्छे नसीब नहीं होते, कुछ लोग मेहनत करके अपना नसीब अच्छा बनाते हैं। किसी ने सही कहा है दोस्तों, यदि आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं इसमें आपकी पूरी गलती है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। भारत के अगले विदेश सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं, छोटी सी एक ट्रिक है। विदेश में लिखा हुआ है छोटी वी और देखिए विनय में भी लिखा हुआ है छोटी वी, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, देखिए किनका स्थान लेंगे तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। ये 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में क्वात्रा जी भारत के राजदूत हैं। कहां पर? नेपाल में। दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा की छवि विदेश कूटनीति फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा की और भी पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं और भी डिटेल्स को समझते हैं। देखिए, इन्होंने भारत के राजदूत के रूप में कहां पे कार्य किया है? फ्रांस में कार्य किया है। देखिए, इसके अलावा साल 2015 से लेकर साल 2017 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ऑफिस में भी कार्य किया है। ये कब शामिल हुए थे आईएफएस में? 1988 में आईएफएस में शामिल हुए और इसके बाद 93 तक जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में तीसरे सचिव थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका और उज्बेकिस्तान में राजनयिक मिशनों में इन्होंने कार्य किया है। अब यहां पर बात आ रही सेक्रेटरी की, तो मैं आपको बताने वाला हूं भारत के विभिन्न विभागों के सचिव के बारे में। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे पीके मिश्रा की। तो प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा। कैबिनेट सचिव का क्या नाम है? राजीव गौबा। ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार नाम। क्या नाम है? अजय कुमार। विदेश सचिव की बात करें तो ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, जो 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथ। क्या नाम है? टीवी सोमनाथ। गृह सचिव कौन है दोस्तों? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डे डिड दी भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट ऑन 6 अप्रैल 2022? तो हाल ही में इन्होंने अपना 42वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, 6 अप्रैल को 1980 को इसकी स्थापना हुई। पहले भारतीय जनता पार्टी को किसी और नाम से जाना जाता था। पहले इसे भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। और बीजेपी के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों, यहाँ पे बीजेपी की बात आ रही है तो आइए जान लेते हैं बीजेपी की वर्तमान स्थितियों के बारे में। देखिए, प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं, प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं, तो ये हैं जगत प्रसाद नड्डा। इन्हें जेपी नड्डा भी बोला जाता है। लोकसभा के नेता कौन है? और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्रेंड्स राज्यसभा के नेता की। तो ये है पीयूष गोयल। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। लोकसभा में 301 सदस्य हैं, राज्यसभा में 101 सदस्य हैं। दोस्तों, यहां पर बात आ रही है पार्टियों की, तो मैं आपको बताने वाला हूं भारत की सभी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नेशनल पार्टियों के नाम के बारे में। तो वर्तमान में भारत में 8 नेशनल पार्टियां हैं। सबसे पहले ये बीजेपी और इसके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इन पार्टियों की स्थापना क्यों बता रहा हूं। हाल ही में एमपीपीएससी में बीजेपी पार्टी की स्थापना का रिलेटेड जो प्रश्न है पूछ लिया गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और कई एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब कांग्रेस की बात करेंगे
तो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी। और देखिए सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, 1885 में ऐतिहासिक पार्टी है, 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों थर्ड पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इसके वर्तमान प्रेसिडेंट ममता बनर्जी हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे बीएसपी, तो बीएसपी के प्रेसिडेंट हैं मायावती, 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना हुई है। सीपीआई के महासचिव है डी राजा और 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीपीआईएम, तो देखिए इसके महासचिव है सीताराम येचुरी, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई है। देखिए नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसके अध्यक्ष हैं शरद पवार, इसे आपने एनसीपी के नाम से सुना होगा, स्थापना 10 जून 1999 को हुई है। लास्ट पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसके अध्यक्ष हैं कॉनरेड संगमा और देखिए स्थापना हुई है 6 जनवरी 2013 को। देखिए फ्रेंड्स थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दी स्कूल चलो कैंपेन टू एंश्योर 100% एनरोलमेंट इन स्कूल्स? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसकी घोषणा की है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यह अभियान किस जिले से शुरू किया जाएगा? श्रावस्ती जिले से यह अभियान शुरू किया जाएगा। क्या कारण है कि यहां से शुरू किया जा रहा है? क्योंकि राज्य का सबसे निरक्षर यानी सबसे इलिटरेट जिला है, इसलिए यहां से इसकी शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा? स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म वितरित किए जाएंगे, जूते मोजे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि स्कूल चलो अभियान में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री ने हर एक विधायक को एक स्कूल गोद लेने का आग्रह किया है। दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारी जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, समग्र विकास के लिए स्कूल को गोद लें। दोस्तों हाल ही में जो आंकड़ा जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश में जो मेल लिटरेसी रेट है, पुरुष साक्षरता दर है, कितने परसेंटेज है? 79.24% है और महिला साक्षरता दर 59.26% है और टोटल लिटरेसी रेट कुल साक्षरता दर 69.72% है। सबसे उच्चतम साक्षरता दर किस जिले की है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर। क्या नाम है? गौतम बुद्ध नगर जिले की है। और सबसे कम मैंने आपको बताया श्रावस्ती जिले की है। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र बलों के प्रमुखों के नाम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के महानिदेशक, ये है पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोरा जी हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय नौसेना अध्यक्ष का क्या नाम है? एडमिरल आर हरि कुमार। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यूएन वुमेन के लिए किस देश के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है? विच कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड 5 लाख USD फॉर यूएन वुमेन? तो देखिए भारत ने ये दान दिया है। किसने दिया है? भारत ने। भारत ने ये दान क्यों दिया है? महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने के लिए कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वुमेन के लिए भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। इससे क्या होगा दोस्तों? भारत अपने संबंधों को और बढ़ावा देगा और यूएन वुमेन के साथ कार्य करेगा। दोस्तों यूएन वुमेन की बात आ रही है तो आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। एक ये संस्था इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 2010 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। देखिए वर्तमान में इसकी प्रमुख का क्या नाम है? तो इनका नाम है सीमा सामी बाहोस। क्या नाम है? सीमा सामी बाहोस। देखिए इसका उद्देश्य है जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय के कितने % आंतरिक आरक्षण को हाल ही में रद्द कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है 10.5%। तो देखिए इन्हें 10.5% आरक्षण मिला था, जिसे हाल ही में निरस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग को तमिलनाडु में कितना आरक्षण मिला हुआ है?
टोटल 20%, और उसी के अंडर, उसी के भीतर वनिया कुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% रिजर्वेशन दिया गया है। बाकी जो बचे हुए 115 अन्य समुदाय हैं उन्हें 9.5% का रिजर्वेशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को गलत मानती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है 115 अन्य अति पिछड़े समुदाय को 9.5% आरक्षण देना एक असमानता का भाव है और यह समानता का अवसर प्रदान नहीं करता है। अब आइए जान लेते हैं कि रिजर्वेशन तमिलनाडु में किस प्रकार है। देखिए, बैकवर्ड क्लास को 30% रिजर्वेशन मिला हुआ है। मोस्ट बैकवर्ड जो कम्युनिटीज हैं उन्हें 20% रिजर्वेशन दिया गया है। शेड्यूल कास्ट को 18%, शेड्यूल ट्राइब्स को 1% का रिजर्वेशन और जनरल को 31%। तो टोटल रिजर्वेशन जो परसेंटेज पहुंच जाता है यह 69%। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इस पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक? तो ये बुक लिखी गई है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। दोस्तों, यहां पे बात आ रही बिरसा मुंडा की, तो कौन है बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा जो है आदिवासियों के जननायक हैं। इन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के दौरान एक बहुत बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वर्ष करंट अफेयर में पढ़ाया है कि 15 नवंबर को हाल ही में जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। किसके याद में? बिरसा मुंडा जी की याद में। यहां पे पुस्तक की बात आ रही है तो मैं आपको 2022 के प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, हाल ही में के श्याम प्रसाद के द्वारा पूर्ति प्रदत्त श्री सौमैया इस पुस्तक को लिखा गया है। दूसरी पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसे दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये लिखी गई है ऋचा मिश्रा जी के द्वारा। द ग्रेट टेक गेम, इसे लिखा गया है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। आ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये लिखी गई है प्रियम गांधी मोदी जी के द्वारा। आखिर में बात करेंगे बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बुक को आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। वर्ल्ड में जितने भी वॉल्केनोज हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला है माउंट कोटोपैक्सी, यह एक एक्टिव वॉल्केनो है, इक्वेडोर में है। देखिए नेक्स्ट है माउंट एटना, यह भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, इसकी लोकेशन इटली में है। फ्यूजियामा की बात करें, यह भी एक्टिव वॉल्केनो है और ये जापान में है। एल्बुर्ज कहां पर है? ये जॉर्जिया में है। नेक्स्ट बात करेंगे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। देखिए नेक्स्ट है मियाना कहां पर है? ये फिलीपींस में है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे पोपा। तो पोपा एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है और इसकी लोकेशन म्यांमार में है। देखिए फ्रेंड्स, को ज्वालामुखी एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है और इसकी लोकेशन ईरान में है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ध्यान से सुनिए। विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया? When was the International Sports Day 2022 for Development and Peace observed? तो हर साल मनाया जाता है 6 अप्रैल को। क्या मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन, जो सोशल में चेंज लाना है और शांति स्थापित करना है और एक प्रकार का समझ डेवलप करने के लिए, खेल की शक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिए इस बार का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यूएनजीए ने कब इसको अपनाया था। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अगस्त 2013 को 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट पीस के रूप में मनाने की प्रस्ताव को पारित किया गया। देखिए इसे क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों 1896 में 1896 में एथेंस ग्रीस में सबसे आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया गया था, इसलिए फ्रेंड्स इसकी याद में इसे मनाया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की याद पर। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिए।
रिचर्ड हावर्ड किस देश के कवि हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये किस देश के हैं? अमेरिका देश के कवि हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है यूनाइटेड सब्जेक्ट्स के लिए। देखिए यह एक ट्रांसलेटर थे। दोस्तों इनके जो अनुवाद थे पाठकों को फ्रेंच साहित्य की एक वाइड सीरीज से परिचय इन्होंने कराया। यहां पे बात आ रही है पुलित्जर पुरस्कार की, तो 2021 में किसे अवार्ड मिला है? तो 2021 में नताली डियाज की पोस्ट कॉलोनियल लव पोयम ने कविता के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है। यहां पे बात आ रही है पुलित्जर अवार्ड्स की, तो मैं आपको बता देता हूं किन किन क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में जो अचीवमेंट्स होते हैं, उपलब्धियां होती हैं, इसके लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम पर इसकी शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 21 श्रेणियों में दिया जाता है और हर एक जो विजेता होता है उसे एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर नगद पुरस्कार दिया जाता है। देखिए अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण समितियां और आयोग के बारे में। देखिए मंडल आयोग सबसे पहले है, किसके लिए गठित की गई थी? पिछड़ी जाति की सीटों के रिजर्वेशन के लिए। केंद्र और राज्य के संबंध को मजबूत करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स एक गोधरा कांड काफी फेमस था, इसके लिए नानावाटी आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों बाबरी मस्जिद के लिए लिब्राहन आयोग की स्थापना की गई। पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत करने और पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए। लास्ट में बात करेंगे स्वामीनाथन समिति। देखिए प्रतिभूति घोटाले के लिए इनका गठन किया गया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। हाल ही में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं? तो देखिए चीन में अपनी सेवाएं हाल ही में याहू ने बंद कर दी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नई पार्टी का ऐलान किया, उस पार्टी का नाम क्या है? पंजाब लोक कांग्रेस। देखिए नेक्स्ट है जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस स्टेट में किया गया? इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। किस भारतीय क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही रहा वित्त वर्ष 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का जो व्यापार घाटा है कितने प्रतिशत बढ़कर 192.41 अरब डॉलर हो गया है? तो दोस्तों भारत का जो व्यापार घाटा है वो 87.5% बढ़ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने रिकॉर्ड 417.81 अरब डॉलर का निर्यात किया यानी एक्सपोर्ट किया है, इसका मतलब है। तो दोस्तों इसके साथ ही भारत ने इंपोर्ट भी किया है, तो भारत ने 610.41 अरब डॉलर की वस्तुओं का गुड्स का इंपोर्ट किया है। दोस्तों भारत एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इसलिए भारत को फाइनेंशियल ईयर में व्यापार घाटा लगा है और व्यापार घाटा और भी बढ़ गया क्योंकि भारत ने ज्यादा चीजों को इंपोर्ट किया है। तो भारत का जो व्यापार घाटा है 102.63 अरब डॉलर से बढ़कर 192.41 अरब डॉलर हो गया है। दोस्तों मार्च 2022 में जो व्यापार घाटा था ये था 18.69। दोस्तों सबसे बड़ा मुख्य कारण है व्यापार घाटे का, तो वो है पेट्रोलियम की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि होना, बढ़ना। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दो टर्म समझाने वाला हूं। पहला टर्म है ट्रेड डेफिसिट और दूसरा है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट को हम बोलते हैं व्यापार घाटा। क्या बोलते हैं? व्यापार घाटा। सबसे पहले हम व्यापार घाटा को समझते हैं। जब कोई भी कंट्री निर्यात की तुलना में, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट की कंपैरिजन में आयात अधिक करती, इंपोर्ट अधिक करती है, तो हमें क्या लगता है? व्यापार घाटा लगता है। दोस्तों सरल शब्दों में मैं आपको और भी बारीकी से समझा देता हूं। इसका यह मतलब है कि कंट्री अपने जो लोगों की मांग है, जो उसका डिमांड है, उसके अनुरूप वस्तुओं यानी गुड्स और सेवाओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रही है, ना ही गुड्स जनरेट कर पा रही, ना ही सर्विसेज। इसलिए वो क्या कर रही है? दूसरे देशों से मंगा रही है, दूसरे देशों से आयात कर रही है। इस वजह से उस देश को ट्रेड डेफिसिट लगता है। दोस्तों इसी के विपरीत होता है ट्रेड सरप्लस। जब कोई देश, जब कोई कंट्री आयात की तुलना में यानी इंपोर्ट की तुलना में एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, तब उस देश को ट्रेड सरप्लस कहा जाता है, यानी उसका ट्रेड
बेनिफिट में है, फायदे में है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किस स्टेट में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों 13 नए जिले जुड़ने की वजह से अब टोटल यहां पर 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 26 जिले हो गए। आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 नए जिले के उद्घाटन का हाल ही में घोषणा किया है। दोस्तों सीएम ने यह भी कहा है कि लोगों ने सरकार के डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकृत जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसको स्वीकारा है। दोस्तों विकेंद्रीकृत होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? दोस्तों जब पावर टॉप से बॉटम की तरफ जाती है, डिवाइड होती है, बढ़ जाती है और हर लोगों तक पहुंचने लगती है, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 6 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो श्रीलंका ने। किस राज्य की विधानसभा में चंडीगढ़ को अपने राज्य में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पारित किया? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने ऐसा प्रस्ताव लाया। विक्टर ओबॉर्न किस देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीत लिया इन्होंने? तो देखिए हंगरी के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई? इनका नाम है आरुस आफ्ताब। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीत लिया? इनका नाम है आरेफा जौहरी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर किस स्टेट में है? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में है। टेम्पल 360 वेबसाइट का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। पहले नंबर पर रोहित शर्मा है। किस बैंक ने सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में एसबीआई ने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन ये रहा, बीजेपी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों ये था 6 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 7 अप्रैल यानी डेली करंट अफेयर में 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा मकसद है आपके समय को बचाना, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, और क्वालिटी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।